जन साहब, मैं एक और बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने पेश करना है। हम जब भी देखते हैं कि जब इंटरनल स्ट्राइफ हो और जो इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट हम देखते हैं कि वो डिसिपेट हो जाती हैं डिवीजन्स विद इन द कंट्री। हमने अपने यहाँ भी देखा और उधर भी देखा। तो क्या इस तरीके से, क्योंकि फुट ऑन दी यानी ग्राउंड तो हम, या बूट्स ऑन द ग्राउंड तो हम जो है वो कोई भी इसको एनविसेज नहीं कर रहा, रूल आउट कर रहा है, तो इससे तो क्या ईरानियन रजीम की हेल्प नहीं होगी कि ये जो उसके खिलाफ कम से कम लोगों की जो 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 एक प्रोटेस्ट है शायद इसमें खात्मा हो जाए? और सेकेंडली, अगर ऑल आउट जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट बड़े वल्नरेबल हैं, बहुत जगह है वहाँ वो पहुँच सकता है, उसने ये साबित किया है, तो ये एक खासा महंगा सौदा नहीं हो सकता अमेरिका के लिए भी? बिल्कुल हो सकता है जी, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे आपने फरमाया वो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब भी आप ईरानियन और वेनेजुएला को तो ना कंपेयर करें, वो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वहां पे आपने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन आप लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ गए, ऑल आउट अभी अब वहां पे नहीं गए। यहाँ पे भी देखें काजी साहब, जो रिसेंट पास्ट है ना, इसमें बहुत से कमेंटेटर्स, बहुत से एनालिस्ट, बहुत से लोग जब कमेंट्री करते तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स जाएगा, क्योंकि उसको हम समझते थे कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू चाहेगा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, लेकिन अमेरिकन ऐसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। बट वो हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो लीड इंस्ट्रूमेंट, अभी इस वक्त जो उनका मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है उसको वो इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। यूनिलैटरलिज्म की इस वक्त पीक है जी। हम कहने को कह रहे हैं कि चाइना है, रशिया, लेकिन उसको चैलेंज नहीं कर रहे। वेनेजुएला में अभी देखिए चाइनीज इंटरेस्ट है, चाइना उसको चैलेंज तो नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना की भी वहां पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर अभी उन्होंने जो लेटेस्ट ट्वीट किया है ट्रंप साहब ने कि whosoever will do business with Iran, उस पे वो फर्दर 25% जो है वो टैरिफ्स लगा देगा। वो पूरी दुनिया को वार्न कर रहा है। तो जब इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग में ऑलरेडी पोजीशंस देखे ना, ईरान तब भी निकल सकता है इन क्राइसिस से कि उसके जो $100 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, बाहर सैंक्शंस की वजह से, वो रिलीज हो। तो कहीं ना कहीं ईरान को इसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, जो मुझे और फियरफुल करता है कि हो सकता है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जहां पे ईरान को मजबूरन अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में कोऑपरेट करना पड़ जाए इन सम डोमेन। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है। बहरहाल इवॉल्विंग सिचुएशन है, बट इट इज मैं आपको और एंगल से आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आप इसको एक हमारी रहनुमाई करें। जो सोमाली लैंड है, मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूं। अब नेतन्याहू की बात हुई, सोमाली लैंड में जो उसने इजराइल ने उसको तस्लीम कर लिया, उसमें उसकी दिलचस्पी भी है। वो एक सऊदी अरब की तरफ जो है वो रास्ता बाकायदा बनता है। ईरान को अगर गिराया जाता है, जिस तरह पहले इराक को गिरा दिया गया, फिर जो है वो लीबिया को गिरा दिया गया, और अब ईरान को अगर गिराया जाता है, तो इसको क्या इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि इजराइल जो है बाकायदा ग्रेटर इजराइल का जो है रास्ता बना रहा है, जिसको वो रूहानी मिशन कहता है नेतन्याहू? देखिए, मैंने तो शायद साहब जब ये जो गाजा का जो पीस प्लान है वो तो उसी पे मैंने तो उसी को मेजरमेंट रखा हुआ है, अपना पैमाना, कि आया इजराइल यहाँ पे टोटल पीस चाहता है या वो फ्रिक्शन चाहता है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ये एक्सटेंशन हो रही है फ्रिक्शन की फ्रॉम द इजरायली साइड, तो फिर तो किसी को, किसी ज़ी शऊर शख्स को ये शक नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट इज ग्रेटर इजराइल इज ऑन, और उसको फिर टेसिट अप्रूवल भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ईरान के अंदर देखें, ईरान के अंदर वो कयास भी अगर पैदा करते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो चीजें जो हैं वो प्रेशर्स बिल्ट होंगे, इनसाइड प्रेशर बिल्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं वेट करूंगा उस वक्त तक जब तक हम मिलिट्री का एक्शन नहीं देखेंगे। अगर तो अब उनकी मिलिट्री जो है ईरान की, वो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के साथ मिलके इसको सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, दो एक और एंगल से जन साहब, मैं माफी चाहता हूं, एक तो मैं अगर देख रहे हैं जी प्लीज प्लीज प्लीज। ईरान का आखिरी देख रहे हैं वो प्रोटेक्शन यही करने की कोशिश कर रहा है कि कोई इनको लीडरशिप इस अपोजिशन को ना मिले, क्योंकि इस वक्त स्ट्रक्चर्ड अपोजिशन तो है नहीं, मुजाहरे हो रहे हैं। और ईरान में एक और चीज हिस्ट्री से अभी आप अगर देखें कि इनके जो ताजर तबका है ये हमेशा रोल प्ले करता रहा जी। रेवोल्यूशन के बीच में भी, उससे पहले भी जो चेंज ऑफ रजीम हुआ, और अभी भी उसी की इर्द गिर्द मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास उनके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप नहीं है। रजा पहलवी की कोशिश की जा रही है कि उसको एस्टेब्लिश किया जाए, वो उसको रेजिस्ट करेंगे, और अगर लीडरशिप पैदा नहीं हो सकती तो फिर इंटरनली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फिर इसको वो कोशिश करेंगे कि इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन ये प्रोलॉन्ग चलेगा नहीं, ये फिर इरप्ट हो सकते हैं जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती।
अच्छा, वो तो हम देखते हैं, आपने जिस तरह कहा बाजार का बड़ा नाम आता है उस वक्त जब रेवोल्यूशन जो इन्होंने, बल्कि काउंटर रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन तो दूसरा था, लंबी कहानी है। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि एक पैरेलल के तौर पे या एक मुतबादिल के तौर पे रज़ा शाह का बेटा जो है, जो वली था साहब का, वो अपने आप को पुट कर है। फिर हम और जो हमारी मलाला यूसुफजई साहिबा का भी बयान आया, उन्होंने भी जो है ईरानी रजीम की मुखालफत की है। और ज़ाहिर है अब हम तो यही समझते हैं कि वह जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक पोस्टर गर्ल बन गई है, इसकी जो सारी कहानी है। तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? एक तो ये पूछता हूँ, और दूसरा मेरा सवाल कैसा ये है कि आज की अगर आप देखें, जावेद नकवी साहब का आर्टिकल देखें, तो हम ये देखते हैं कि इसकी सारी फ्रांस में यहाँ लोग मैलन शाह के पीछे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, मैक्सिको में लोग निकल आए हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वेनेजुएला में इवन बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इस फैक्टर को कहाँ तक देखते हैं? वहाँ कोलंबिया में जो है वो बल्कि खुद इन्होंने रिक्वेस्ट की है, उसके जो वो गुस्तावो पेट्रो है उसको कहा कि यार तुम मुजाहरों की कॉल ना दो। तो डू यू सी के जो अवामी फैक्टर है ये भी रोल प्ले करेगा या इसका कोई असर होगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं? ये अफसर जनरल साहब, अगर मैं इसमें इजाफा करता चलूं तो जो मलाला यूसुफजई हैं, जब गजा पर हमला किया था इजराइल ने, तो उस वक्त तो उनका एक भी ट्वीट नहीं आया था। अब तो बाकायदा तर बयान जो है वो दे रही हैं। तो ये कोई लॉन्च तो नहीं किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो कि बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ है? देखिए, ये फैक्टर्स तो होते हैं जी, इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं, मैं खैर उन पे इतनी तवज्जो नहीं देना चाहता, बट एनीवेज इस तरह के फैक्टर्स तो होते हैं। दे यूज इट ह्यूमन राइट्स की चीजें करके या विमेन राइट्स की चीजें करके। एक्चुअली मलाला यूसुफजई से अगर वो बयान दिलवा रहे हैं तो वो ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि वहाँ की जो खवातीन है वो फ्री नहीं है, देयर इज नो फ्रीडम फॉर देम। उनको एक जकड़ा गया है किसी उसके अंदर जबरदस्ती, बट इट डजंट मैटर। एक्चुअली मैटर करता है जी कि हाउ द पीपल ऑफ ईरान आर टेकिंग इट। अगर वो मैंने बताया ना, इनकी जो इंटरनल स्ट्राइव अगर बढ़ेगी, चीजें बढ़ेगी, तो फिर आसान होगा बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, फिर कई दफा सक्सेस के ऊपर बड़े वो चीले जो है ना जी, वो गिद्ध पहुंचना शुरू हो जाते हैं उसको खाने के लिए, सक्सेस को अपनी तरफ ले जाने के लिए या अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए। बट एनीवे इवॉल्विंग सिचुएशन है काजी साहब, इतना आसान नहीं है ईरान के अंदर इन सारी चीजों की इंप्लीमेंटेशन करना। प्रॉब्ली नेक्स्ट जो 7 to 8 डेज है वो थोड़ा सा जरा बताएंगे, क्योंकि 2 दफा सुप्रीम कमांडर एड्रेस कर चुके हैं प्रेसिडेंट अभी, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके जो सुप्रीम जज की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन फ्रेंड होंगे जो भी मुजाहिरीन है। अब उन्होंने फैसला करना है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए हुए हैं मुजाहिरीन में और इंतशारियों में, वो फर्क एक रख रहे हैं। तो जिसको सजाएं देनी होंगी वो इंतशारियों में डाल देंगे, वो देखेंगे कि आगे से पल्स क्या आ रही है। लेकिन इस वक्त स्ट्रक्चर लीडरशिप नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अभी इमीडिएटली इस तरह की कोई चीज हो सकती है, बट जब एक्सटर्नल इंटरवेंशन होगी तो फिर एक्चुअल एलिमेंट्स बाहर आएंगे जिनको अगर प्लांट किया गया है या रखा गया है कि ये कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो किस तरफ इन चीजों को ले। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब, बहुत आपने हमें खास तौर पर 2 बातें जो उन्होंने की कि वहाँ की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके जो करता धरता हैं, और जो वहाँ की जो आर्मी है, फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज ने वहाँ पे बड़ा कंप्रोमाइजिंग रोल था वेनेजुएला में, यहाँ शायद इतना ना हो। तो बहरहाल लेट्स सी, बड़े नाजुक दिन है, दुनिया को ये मेक एंड ब्रेक वाली कैफियत है।